रामनगर में नए मंडल अध्यक्षों का हुआ भव्य स्वागत। ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ खुशी का इंतजार। बता दें 2027 चुनाव में भाजपा की जीत का लिया संकल्प। रुद्रपुर में चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। ड्यूटी पर जा रही युवती को झांसे में लेकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने बरामद की कार। महापौर विकास शर्मा का 1 साल हुआ पूरा। रुद्रपुर में दिखी विकास की नई रफ्तार। 14 फरवरी को रुद्रपुर के लिए खास दिन, सीएम करेंगे विकास कार्यों का शिलान्यास। देहरादून में 420 केस में विधायक अरविंद पांडे की डीजीपी से मुलाकात। दोनों पक्षों के टेस्ट की रखी मांग, निष्पक्ष जांच पर दिया जोर। देहरादून में जल्द जारी हो सकती है राज्य में दायित्व अधिकारियों की नई सूची। भाजपा के वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है सम्मान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद सामने आ सकता है नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ शिवजी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। खबर रामनगर से है, जहां पीरुमदारा चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पीरुमदारा मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का भव्य स्वागत किया। बता दें, कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का फूल मालाओं से स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ मिष्ठान वितरण के साथ खुशी जाहिर की। वहीं नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों ने भाजपा के प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजय दिलाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने लगभग 29,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है और लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। में हमारे सभी मोर्चे, युवा मोर्चा से अपना अनुसूचित मोर्चा, अपना अन्य किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सभी का यहाँ पर स्वागत करा गया है। हम देख सकते हैं हमारी सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर हैं और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 27 में हम अपने युवा मोर्चा से जितने सारे मोर्चे हैं सभी के दम पर हम चुनाव जीतेंगे। पूरे हिंदुस्तान की एक रीढ़ की हड्डी है। आज हमने यहाँ पे 4 मोर्चे, हमारे 4 मोर्चों के अध्यक्ष हैं, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा और युवा मोर्चा। हम चारों मोर्चों को सबसे पहले उनको बधाई देना चाहते हैं। मेरा ये कहना है सभी भाइयों से, ये जो युवा हैं, इन युवाओं से नजर डालते हैं बुद्धन सिंह नगर से खबर आ रही है, जहां चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। बता दें, एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ड्यूटी पर जाने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान 2 युवक उसे कंपनी छोड़ने का झांसा देकर कार में बैठाकर ले गए। आरोप है कि युवती को कंपनी नहीं ले जाकर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और बाद में उसे शिटकुल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। पुलिस जांच में आरोपियों की पहचान राहुल दास और फुरकान के रूप में हुई है। वहीं दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ट्रांजिट कैंप थाने में एक लड़की के द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी। उस एप्लीकेशन के आधार पर थाने में 70(1) और 351(2) बीएनएस की धारा के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। उसमें 2 आरोपी थे, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायालय के समक्ष।
बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर रुद्रपुर से है, जहां उधम सिंह नगर निगम के महापौर विकास शर्मा का 1 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक और बेमिसाल रहा। बता दें, बीते साल में महापौर के नेतृत्व में नगर के सड़कों, नालियों और पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण और अन्य जनहित कार्यों का रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है, जिससे आम जनता को सीधे लाभ मिला है। इन्हीं उपलब्धियों के उपलक्ष्य में 14 फरवरी को रुद्रपुर के लिए एक विशेष दिन मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचकर कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल भी होंगे, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनेगा। इस दिन रुद्रपुर के डीडी चौक और इंदिरा चौक पर त्रिशूल और डमरू की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। बता दें, देवभूमि उत्तराखंड और रुद्र की नगरी रुद्रपुर में इस आयोजन में भोले भक्तों की भारी संख्या में सहभागिता देखने को मिलेगी। देखिए, 14 फरवरी को हम 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ एक सरस मेले का भी उद्घाटन होना है गांधी पार्क के अंदर, और उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लगभग 60 से 70 करोड़ के काम हैं, जिनका लोकार्पण या शिलान्यास होगा। और इसके साथ ही हमारा जो त्रिशूल चौक है, वो भी बनकर तैयार हो गया है। चलिए रुक करते अब अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां बाजपुर थाना में दर्ज 420 के एक मामले को लेकर विधायक अरविंद पांडे ने राज्य के डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की। बता दें, यह मुकदमा 20 जनवरी को दर्ज हुआ था। इस मामले में विधायक अरविंद पांडे के कुछ पारिवारिक सदस्य, जैसे उनके जीजा, बड़े भाई और चाचा के बेटे के नाम शामिल हैं। बता दें, डीजीपी से मुलाकात के बाद विधायक ने साफ कहा कि वह यहां कहने नहीं आए हैं कि मुकदमा गलत या झूठ है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। विधायक अरविंद पांडे ने मांग की कि जिन लोगों पर केस दर्ज है और जिन्होंने केस दर्ज कराया है, दोनों पक्षों का लाइट डिटेक्टर, पॉलीग्राफ, माइनिंग मैपिंग और नार्कोटिक्स कराया जाए। बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि अगर जांच में उनके परिवार का कोई भी सदस्य दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं विधायक ने दो टूक कहा कि उनका मकसद सिर्फ सच सामने लाना है, ना कि किसी को बचाना। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मांग पर क्या कदम उठाती है। 20 जनवरी को मेरे फैमिली के लोगों पे एक 420 का और कुप्रचित प्रमाण पत्र बना के या कागज बना के किसी को जान से मारने की धमकी देने का ऐसा मुकदमा मेरे परिवार के लोगों पे लगाया गया है। तो इसी विषय को लेके आज मैं डीजीपी महोदय से मिला और मेरी मात्र इतनी मांग है कि जो मेरी फैमिली के लोगों पे मुकदमा लगा है, इस मुकदमे की जांच दोनों पक्षों का, मुकदमा लिखवाने वाले का भी और जिन पे मुकदमा लगा है उनके ऊपर, सभी के ऊपर, और उसमें मुझको भी। अब खबर देहरादून से है, जहां राज्य में दायित्व अधिकारियों की एक और सूची जल्द जारी हो सकती है। बता दें, सूत्रों के मुताबिक शासन स्तर पर इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि देर रात तक इस सूची को जारी किया जा सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार के स्तर पर इसको लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब ये प्रक्रिया अपनी आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। वहीं दायित्व अधिकारियों की सूची पूरी तरह तैयार है और बस हरी झंडी मिलने का इंतजार है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पार्टी में सभी कार्यकर्ता मेहनत से काम करते हैं और सरकार बनने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब सरकार ऐसे कार्यकर्ताओं को दायित्व देती है तो यह सम्मान के साथ साथ जिम्मेदारी भी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी देती रही। वहीं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद ही जल्द ही कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ सकते हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि दायित्व अधिकारियों की यह सूची कब तक जारी होती है। नहीं, देखिए चुनावी वर्ष नहीं है, क्योंकि चुनाव तो अभी काफी समय है चुनाव का,
और ये कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी जो दी जाती है कि वो काम करते हैं, संगठन में काम करते हैं या जो सरकार हमारी योजनाएं होती है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये केवल एक जिम्मेदारी मात्र है कि किस तरीके से हम अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक भी अपनी योजनाओं को पहुंचा सके। तो ये एक जिम्मेदारी मात्र है, इसको चुनाव से जोड़ करके मुझे लगता है कि नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी का भी संगठन हो, कोई भी संगठन हो और उसके कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही सरकार आती है, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनकी लगन को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय लेती है कि कुछ लोगों को, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो पार्टी संगठन में काम करते हैं, लंबे समय से तक काम करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी देकर के एक सम्मान देने वाली बात होती है, तो इसको चुनाव से जोड़ करके नहीं देखा। रुक करते अब अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राज्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर को लेकर एक अहम प्रेस वार्ता की। बता दें, इस दौरान उन्होंने बताया कि एसआईआर शुरू होने से पहले की सभी तैयारियां लगातार चल रही है। फिलहाल राज्य भर में मतदाताओं की मैपिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं राज्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक पूरे राज्य में अब तक करीब 75% मतदाता मैपिंग पूरी हो चुकी है। इसी और बेहतर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं अगर जिलों की बात करें तो देहरादून जिले में लगभग 75% और उधम सिंह नगर जिले में करीब 59% मैपिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द मतदाताओं की मैपिंग समय पर पूरी की जाए। एसआईआर लागू होने के बाद इसका सीधा फायदा मतदाताओं और बीएलओ को, यानी कि दोनों को मिलेगा। फिलहाल सभी बीएलओ अपने क्षेत्रों में मतदाताओं से लगातार संपर्क में है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही साल 2003 से जुड़ा डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं बीएलओ अपने मोबाइल ऐप के जरिए लगातार मैपिंग का काम कर रहे हैं। चुनाव विभाग का कहना है कि तय समय में यह प्रक्रिया पूरी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। राज्य में निर्वाचन विभाग की ओर से सभी मतदाताओं का जो एसआईआर से पूर्व की मैपिंग की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है और वर्तमान में एसआईआर के प्रारंभ से पहले सभी मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया की प्रगति भी अभी अच्छी प्रतीत हो रही है। पूरे राज्य में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में जहां पर 57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है, और इसके उपरांत जो सेकंड जनपद है वो उधम सिंह नगर, जहां पर 59% का मैपिंग का प्रगति अब तक हो पाया है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि एसआईआर जब प्रारंभ होता है तो उसमें और सहायता और सहूलियत मतदाताओं के लिए और हमारे बीएलओ के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मुनिकीरेती से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, यह महोत्सव 16 मार्च से 22 मार्च तक मुनिकीरेती स्थित जीएनवीएन गंगा रिसोर्ट में होगा। बता दें, इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएनवीएन के प्रबंधक निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि इस बार योग महोत्सव में कई नए बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सिर्फ योग आसनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सात्विक भोजन और संतुलित जीवन पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को अपने कला दिखाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही पहाड़ी उत्पादकों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा मिल सके। वहीं योग महोत्सव में लोकल योगाचार्यों के साथ साथ कई स्कूलों के छात्र छात्राओं को भी शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। वहीं देश और विदेश से आने वाले योग साधकों के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि इस बार का योग महोत्सव पहले से ज्यादा खास और यादगार होगा। आज ऋषिकेश में गंगा रिजॉर्ट में योगा के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई थी, और इस बार ये निर्णय हुआ है कि 16 से 22 मार्च के बीच में गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसमें हर दिन रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे,
सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, योगा पर लेक्चर्स होंगे, योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस बार हम लोग थोड़ा सा फोकस इस पर भी कर रहे हैं कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। लाइफ स्टाइल और डाइट, इसके ऊपर भी लेक्चर्स आयोजित किए जाएं। मेंटल हेल्थ, ये भी एक महत्वपूर्ण। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति बाजगी समुदाय की ओर से एक अतिथि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जाधिकारी राज्य मंत्री गीतराम गौड़ और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, पुरौला विधायक दुर्गेश्वर लाल सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस समारोह में बाजगी समुदाय के लोगों ने एक स्वर में राज्य सरकार से अपनी मांग रखी। समुदाय के लोगों ने कहा कि वे उत्तराखंड की पौराणिक और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते आए हैं। हर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में बाजगी समुदाय के लोग अपने लोक वाद्य यंत्रों के साथ अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बाजगी समुदाय ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन आज तक उन्हें राज्य आंदोलनकारियों का दर्जा नहीं मिला है। साथ ही समुदाय को किसी भी स्तर पर खास प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। बाजगी समुदाय ने मांग की कि उन्हें संस्कृति कर्मी घोषित किया जाए और साथ ही हर परिवार से एक सदस्य को पेंशन या मानदेय दिया जाए, ताकि उनकी संस्कृति और परंपरा आगे बढ़ सके। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने इन मांगों को सरकार तक पहुंचाने और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। चलिए, खबर है बेरीनाग से, जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर चकौड़ी में कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष मुकेश पंत और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया। यह धरना मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत रखा गया है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा देश के गरीब मजदूर और ग्रामीण परिवारों का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस योजना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। कांग्रेस नेताओं ने चिंता जताई कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण मनरेगा का बजट लगातार घटाया जा रहा है। साथ ही मजदूरी भुगतान में देरी और रोजगार के अवसर कम होने की भी आलोचना है। वहीं वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर मनरेगा योजना में बदलाव किया गया तो कांग्रेस गांव-गांव जाकर आंदोलन करेगी। इस अवसर पर किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव रेखा भंडारी और ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सानी और दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें, कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के जरिए साफ संदेश दिया कि ग्रामीणों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आज महात्मा गांधी जी की हमारी पुण्यतिथि है। हम उन्हें इस अवसर पर अपनी ओर से सादर नमन करते हैं और मनरेगा की योजना का नाम ही महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस और इस देश के लिए और कितनी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर सत्ता में आने के बाद उन तमाम जनउपयोगी योजनाओं को बंद करने का काम किया है जिनका ताल्लुक गाँव के लोगों से, गाँव के आम आदमी से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण स्वरोजगार योजना मनरेगा जो थी वह इसी की एक कड़ी थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रावधान इस योजना को लेकर किए हैं वो कहीं न कहीं इस और इशारा करते हैं कि आने वाले समय में मनरेगा खत्म होगी। और एक आध चीज़ें इन्होंने और की हैं। पहले इसका नाम बदला, दूसरा इन्होंने कहा है कि अब हम एक निश्चित बजट ही किसी राज्य को दे पाएंगे, उससे ज़्यादा अगर बजट होता है तो वह राज्य खुद वहन करेगा। अंशदान इन्होंने घटाकर 60% किया है। इन्होंने कहा कि 2 महीने हम कोई भी रोजगार इसमें नहीं दे पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने आज रुद्रप्रयाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बता दें, आगामी 1 फरवरी को गुलाब राय मैदान में प्रदर्शन किया जाएगा। समिति के संयोजक और पूर्व IAS विनोद रतूड़ी ने बताया कि राज्य को 25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्थायी राजधानी नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड 2 अस्थायी राजधानियों का बोझ झेल रहा है, जो राज्य के नागरिकों पर भारी पड़ रहा है। पहाड़ में राजधानी ना बनने के कारण राज्य की मूल अवधारणा पूरी नहीं हो पाई है। इसके कारण पलायन, बेरोजगारी और जल जंगल जमीन के मुद्दे भी गंभीर बने हुए हैं। समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आंदोलन किसी
राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं है और इलाका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। यह केवल उत्तराखंड की आत्मा और स्थायी राजधानी गैरसैंण बनने के लिए है। बता दें, समिति का कहना है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है और इसी मकसद के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। इसको लेके ना बेसिकली जो हम आज स्थायी राजधानी की बात बोल रहे हैं गैरसैंण को, इसको लेके सीरियसनेस उसकी कमी है, जिसको लेके आप ये देखिए जब भी कोई सत्ता में से विपक्ष में चले जाता है तो वो हमेशा गैरसैंण की बात बोलता है, लेकिन जब वो सत्ता में रहता है तब वो उसकी बात नहीं बोलता। तो अभी हमारी समिति का यही है कि हमारा एक ही लक्ष्य है गैरसैंण, और गैरसैंण जब तक प्राप्त नहीं होगा या उसको जब तक स्थायी समिति नहीं बनाया जाएगा और राजधानी नहीं बनाया जाएगा तब तक हम उसके साथ रहेंगे। देखिए, हम सुबह 10 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और 2:30 बजे के करीब हम रैली भी निकालेंगे। और ये गुलाब राय मैदान है हमारा जो रुद्रप्रयाग में जिला मुख्यालय में, उसमें करेंगे और उसके लिए तैयारियां पूरी हो रही हैं, तैयारियां कर रहे हैं, हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। और वो जो धरना प्रदर्शन है वो स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए, और हम आपके माध्यम से भी सरकार से कहना चाहते हैं कि बजट सत्र जो आगे होने वाला है भराड़ीसैंण में, उसमें वो शीघ्र प्रस्ताव लाए और गैरसैंण को राजधानी बनाए। चलिए रुक करते अगली खबर की और। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पौराणिक धार्मिक स्थल गंगानी बरकोट से एक साल भी प्रसिद्ध गंगानी बसंतोत्सव मेला आयोजन किया जाएगा। यह मेला 13 फरवरी से 17 फरवरी तक 5 दिनों तक चलेगा। मेले की तैयारियां और आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए बुधवार को गंगानी में जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रमेश चौहान ने कहा कि कुंड की जातर पौराणिक काल से आयोजित होती रही है और यह क्षेत्र की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने सभी विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से सहयोग करने की अपील की। इस बार मेले में स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विद्यालयों के छात्र छात्राओं के रंगारंग कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा बाबा बौकनाग और अन्य देवी देवताओं की डोलियां भी शामिल होंगी, जिससे मेले का माहौल और भी अधिक भक्तिमय और रोमांचक बन जाएगा। कुंड की जातर वसंत उत्सव 2026 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। 5 दिवसीय ये मेला रहेगा। ये ऐतिहासिक है, पौराणिक है, धार्मिक है और ये दिव्य स्थान है। प्रयागराज से पूर्व गंगनानी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ माँ गंगा और यमुना के आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। यहाँ का अपना महात्म्य है। और ये जो संपूर्ण रवाई क्षेत्र है, रवाई, जौनपुर, जौनसार, ये जो यमुना घाटी की पूरी बेल्ट है, इस क्षेत्र का ये दिव्य धाम है पुरातन समय से। और प्रतिवर्ष ये वसंतोत्सव कुंड की जातर बहुत दिव्य और भव्य रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। इस वर्ष भी जिला पंचायत का सौभाग्य है कि हम इस पर्व को आयोजन करते हैं और इसकी दिव्यता, भव्यता की तैयारियों को लेकर के समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने आज बहुत अच्छी बैठक हुई है। बहुत सारे सुझाव आमंत्रित किए हैं। उन सुझावों पर अमल करते हुए 13 फरवरी से इस गंगनानी धाम में हम बसंतोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं। बसंत मेला कुंड की जातर के आज हमारी पहली बैठक थी, जिसमें हमने पूरे क्षेत्र के लोगों को, गणमान्य लोगों को, प्रतिनिधियों को, सबको यहाँ पर आमंत्रित किया था और सबके सुझाव यहाँ पे लिए गए कि ये मेला जो इसका पौराणिक इसका जो रूप था वो किस प्रकार से वापस आ सकता है और इसको हम किस प्रकार से अच्छा इस मेले को कर सकते हैं। इस पे हमारे सभी लोगों के सुझाव आए हैं और जो भी सुझाव आए हैं हम उसके अनुसार, जो हमारी जनता के जो सुझाव है उनके अनुसार हम इस मेले को करेंगे और एक जैसा माघ मेले का जो स्वरूप है उत्तरकाशी का, उस स्वरूप में ही दिखाई देगा। ऐसा हम जो है पूरा जितना हमारे जिला पंचायत परिवार है उसका हम प्रयास करेंगे। अब खबर आ रही है मसूरी से, जहां नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर पर्यावरण मित्रों के अधिकारों के हनन और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं।
बता दें, मीरा सकलानी ने बताया कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर पूर्व कार्यालय में बड़ा खेल किया गया, जबकि वर्तमान बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। बता दें, 25 लाख रुपए से अधिक के टेंडर को नियमों के विपरीत ऑफलाइन कराया गया और अपने चहेते को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिन संस्थान ने कागजों में 169 कर्मचारी दिखाए, जबकि असल में सिर्फ 110 कर्मचारी काम कर रहे थे। 59 कर्मचारियों को ना तो ग्राउंड पर देखा गया, ना ही उन्हें ESI और PF का लाभ मिला। बता दें, मीरा सकलानी ने बताया कि 1 जनवरी को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य अब ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के तहत लॉर्ड शिवा कंपनी को दिया गया है। 7 कंपनियों में इसमें भाग लिया है। किन संस्थान इसमें भाग नहीं लिया है, वहीं इसके बावजूद कर्मचारियों को गुमराह कर हंगामा किया गया। बता दें, मीरा सकलानी ने बायोमेथन प्लांट को भी सवालों के घेरे में बताया। इसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन प्लांट अभी संचालित नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी का रोजगार छीनना नहीं जाएगा, वहीं लेकिन नियमों से समझौता भी नहीं होगा। बता दें कि खबर मसूरी से है, जहां पालिका परिषद की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, मीरा सकलानी ने बताया कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर पूर्व कार्यालय में बड़ा खेल किया जा रहा था। 25 लाख रुपए से अधिक के टेंडर को नियमों के विपरीत ऑफलाइन कराया गया और अपने चहेते को लाभ पहुंचाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि किन संस्थान ने कागजों में 169 कर्मचारी दिखाए, जबकि असल में सिर्फ 110 कर्मचारी काम कर रहे थे। वहीं 59 कर्मचारियों को ना तो ग्राउंड पर देखा गया था, ना ही उन्हें ESI और PF का लाभ मिला। इधर मीरा सकलानी ने बताया कि 1 जनवरी से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य अब ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के तहत लॉर्ड शिवा कंपनी को दिया गया है। 7 कंपनियों में इसमें भाग लिया है, वहीं किंग कंपनी इसमें भाग नहीं लिए है। इसके बावजूद कर्मचारियों को गुमराह कर हंगामा कराया गया। अभी जो सबसे बड़ा जो इशू था आया था पर्यावरण मित्रों का, 2-3 दिन की हड़ताल पे पर्यावरण मित्र गए थे। कुछ गलतफहमियां क्रिएट की गई थी कुछ लोगों के माध्यम से, तो उसी आधार पे हम लोगों ने फिर अभी परसों जो एक पर्यावरण मित्रों की एक सामूहिक बैठक जो रखी है, उसमें हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं जो कीन के अधीन जो काम करते थे, उनकी एक सामूहिक बैठक रखी गई थी। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि पहले ये जो स्वच्छता का जो शहर के अंदर काम था वो कीन संस्था कर रही थी, लेकिन अभी 1 जनवरी से लॉर्ड शिवा नाम की एक कंपनी आई है जिन्होंने ऑनलाइन टेंडर भरा था। ऑनलाइन टेंडर भरने के बाद उन्होंने वो फाइट किया और वो उनके नाम। खबर पौड़ी जिले से है, जहां पौड़ी जिले के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन विवाद का मामला आखिरकार सुलझ गया है। बता दें, बीते कई दिनों से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जिससे कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी, वहीं जिला अध्यक्ष अर्जुन नेगी और अजय चंदोला और अन्य कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों के समर्थन में कदम बढ़ाया और कॉलेज प्रशासन से सीधी वार्ता की पहल की। आज आशुतोष नेगी और कॉलेज के कुलसचिव संदीप कुमार तथा प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार बांगा के बीच हुई वार्ता के बाद कर्मचारियों की सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है और धरना समाप्त कर दिया गया है। वहीं कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान यह स्पष्ट किया कि वर्षों से उन्हें कम मानदेय पर काम कराया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही थी। वहीं हस्तक्षेप के बाद प्रशासन को बातचीत के मेज पर आना पड़ा। कुलपति ने बताया कि सुरक्षा कर्मचारी अब काम पर लौट गए हैं, जबकि सफाई कर्मचारी अब भी कार्यस्थल पर नहीं लौटे हैं। देखिए, ये जो घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें जो है 80 से ज़्यादा जो है यहाँ पे कर्मचारी जो है, संविदा कहो, ठेका कहो, आउटसोर्सिंग कहो, आप उस व्यवस्था में यहाँ पे रखे गए, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी हैं और सफाई कर्मी भी हैं।
तो हर साल क्या होता है कि यहाँ पे टेंडर निकलता है और दूसरा आउटसोर्सिंग का ठेकेदार यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि इन कर्मचारियों को ये डर सता रहा था कि इनको बहुत सारे इनमें से नौकरी से हटा दिया जाएगा और जो पैसा जो मानदेय इन्हें दिया जा रहा है वो शायद पहले से भी कम दिया जाएगा। हमारी मांगे ये है, जो हमारी जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था हमारा, वो 12,294 रुपये हमें दे रहा था। 14 सैलरी थी, रजिस्टर्ड सारी छुट्टियाँ थी। हमें वही चाहिए, जो ठेकेदार आया है उससे बढ़ोतरी की तनख्वाह की मांग है हमारी। तो अभी जो धरना प्रदर्शन है आपका क्या है? हमारा अभी जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लगभग कितने कर्मचारी थे इसमें, जो सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी हैं जी 28 लोग। अच्छा, तो उनको क्या सहमति नहीं बन पाई अभी सहमति अंदर से नहीं हो पा रही। जो नए ठेकेदार सर जी आए, उन्होंने पहले बोला कि 8 पास हो या 5 पास हो सबको रखेंगे, हटाएंगे नहीं। फिर उन्होंने जब बोला कि पुलिस वाला भी मंगाया और फिर मेडिकल भी मंगाया, किसी को तो बिना मेडिकल के अंदर कर दिया, आधार कार्ड में अंदर कर दिया। हमको हाई स्कूल पास का मांग रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। हम 21 तारीख से यहाँ पे धरने में बैठे हैं, हमारे कोई संविधान नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करने के मामले में साल 2021 से फरार चल रही महिला आरोपी को पुलिस ने रुड़की से गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। मामले की अग्रिम जांच और कार्रवाई अभी जारी है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम ममता शर्मा, पत्नी देवेंद्र कुमार शर्मा, निवासी दौलतपुर मेरठ की है। वहीं साल 2021 में गुड़गांव निवासी निकुंज गोयल ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी माता रीता रानी की गैर मौजूदगी में किसी महिला ने खुद को रीता रानी बताकर उनकी जमीन का बैनामा कुटर्चित दस्तावेजों के जरिए कर दिया था। वहीं जांच में पता चला कि खुद को रीता रानी बताने वाली महिला अंकुर दत्त शर्मा की मां ममता शर्मा थी। इस खुलासे के बाद से ममता शर्मा पुलिस की गिरफ्त से बचती रही और समय समय पर ठिकाने बदलती रही। पुलिस ने कड़ी छानबीन और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे रुड़की से गिरफ्तार किया। वहीं श्यामपुर चौकी प्रभारी सुमित चौधरी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।